गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन जीवीसीसी ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है और लेक्चर 5 में जो आपका मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा क्षेत्रफल, एरिया। आपको किसी भी परिबद्ध ज्यामिति का क्षेत्रफल निकालना है और विधि आपके पास में कौन सी रहेगी, निश्चित समाकलन के द्वारा आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल कौन कौन सी ज्यामितियों का आपको फाइंड आउट करना है या कौन कौन सी ज्यामितियाँ इस क्षेत्रफल के लिए अपने पास में ड्रॉ करनी है। तो कुछ अपने पास में बेसिक्स ज्यामितियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं बेसिक पहले आपको कंफर्म बता देता हूँ कि कौन सी ज्यामिति को कैसे प्लॉट करना है। फर्स्ट जो ज्यामिति होती है वो होती है बेटा आपकी सरल रेखा। सेकंड आपकी जो ज्यामिति होगी वो होगी आपकी वृत्त। थर्ड आपकी ज्यामिति होगी वो होगी परवलय। फोर्थ आपकी जो ज्यामिति होगी वो होगी बेटा दीर्घवृत्त। इसके अलावा आपके पास एक ज्यामिति और होती है अति परवलय, वो अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अति परवलय एक ओपन ज्योमेट्री खुली ज्यामिति होती है, तो उसमें कोई परिबद्ध क्षेत्रफल अपने को नहीं मिलेगा। तो क्षेत्रफल यदि अपन ज्ञात करेंगे तो इन ज्यामितियों को अपन बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली ज्यामिति कौन सी होती है, सरल रेखा। अब इनका थोड़ा मैं बेसिक आइडिया आपको क्लियर करके बताता हूँ कि ऐसी ज्यामितियाँ यदि अपने पास हैं या इनके इक्वेशंस अपने पास में है तो उनको ड्रॉ कैसे करते हैं निर्देशांक तल में। तो सबसे पहले है आपके पास सरल रेखा, कैपिटल ए पॉइंट। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अब आपको कैसे पता होगा कि ये सरल रेखा है या कहाँ कहाँ से ये पास होती है। तो बेसिकली इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है x और y आपके पास में चर हैं या कोई और भी चर हो सकता है, उसके ऊपर जो उच्चतम घात है, उसके ऊपर जो उच्चतम घात है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 या इकाई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में बनाने के लिए आप x की जगह एक बार 0 पुट करो तो कौन सा पॉइंट आपके पास में आएगा, y। सेकंड कंडीशन में आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कौन सा पॉइंट आएगा आपके पास में, x का कोई पॉइंट आएगा। यदि x में 0 पुट करूँगा तो y का कोई वैल्यू आएगा। ये आपको जो कोऑर्डिनेट है, ये निर्देशांक बिंदु है, वो कौन सी एक्सिस पे मिलेगा आपको, y एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, यदि आप y 0 पुट करोगे तो x का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो ये वाला निर्देशांक या जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो आपको कौन सी एक्सिस पे मिलेगा, x एक्सिस पे आपको मिलेगा। क्लियर। यदि x और y के ऊपर हाईएस्ट पावर, जो चर वैल्यू है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा वो किसका निर्माण करेगा, एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा, उसमें x 0 पुट करोगे, y का पॉइंट आएगा तो वो कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। उसमें y 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू आएगा तो वो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। फिर नेक्स्ट आता है बेटा उसका स्लोप। कहीं अपने को ये देखना है कि ये कितने एंगल पे जा रहा है या इसका स्लोप या ढाल कितना है। उसका बेसिकली आपके पास में फॉर्मूला है -x का गुणांक डिवाइड में कितना लग जाएगा बेटा, y का गुणांक। यदि आपको कहीं ये पता करना है या आइडेंटिफाई करना है कि उसका ढाल या स्लोप कितना है, कहने का मतलब वो रेखा x एक्स से कितना एंगल या कोण बनाती है, वो उसका क्या होता है, ढाल होता है या फिर क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका एक बेसिक फार्मूला क्या होगा, माइनस साइन लगा दो, x का गुणांक लिख दो, नीचे क्या लिख दो, y का गुणांक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्पेशल नोट रहेगा इसमें एक, यदि आपके पास में कोई सरल रेखा निर्माण हो रहा है और उसमें अचर पद नहीं है, उस सरल रेखा के समीकरण में कोई अचर पद नहीं है, कोई अचर पद नहीं हो, तो ये वाली जो सरल रेखा होती है बेटा, ये हमेशा कहाँ से पास होती है, मूल बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। यदि किसी भी सरल रेखा के समीकरण में अचर पद नहीं है तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है बेटा, मूल बिंदु से गुजरती है। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट में आपका, यदि x बराबर कोई संख्या आपको दी गई है, वो संख्या प्लस में है या माइनस में। यदि x बराबर कोई संख्या दी गई है और वो संख्या प्लस और माइनस में है, तो ये जो रेखा का निर्माण होता है वो रेखा होती है y x के समांतर। ये रेखा कहाँ बनती है, y x के समांतर। इसी प्रकार नेक्स्ट नोट, यदि आपके पास में कोई रेखा का समीकरण सिर्फ y में दिया गया हो और प्लस माइनस में कोई नंबर दिया गया हो, तो ये जो रेखा का निर्माण होता है
वो एक्स एक्स के समांतर होता है। कहाँ होता है? एक्स एक्स के समांतर होता है। ये कुछ इसमें बेसिकली नोट है जो आपको एक सरल रेखा निर्माण में काम में लेना है। यदि अपने को ये पता करना है कि एक सरल रेखा का मानक समीकरण क्या होता है तो बेटा वो आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वस टू 0। इसको बोलते हैं एक रेखा का मानक समीकरण। अब इसमें कभी x नहीं होता है, कभी इसमें y नहीं होता है, और कभी इसमें बेटा क्या नहीं होता है? कांस्टेंट या अचर बिंदु नहीं होता है। जब कोई भी टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता है तो आपके पास में ये कंडीशंस है, इनके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ गया होगा बेटा। तो सरल रेखा में आपको कुछ बेसिकली इतने पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखने। यदि ये आपके ध्यान में है तो आप सरल रेखा को एक निर्देशांक तल में इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर चलते हैं बेटा अपन वृत्त पे। दूसरा पॉइंट अपना पास में क्या रहेगा? वृत्त रहेगा। वृत्त की यदि कोई परिभाषा पूछे तो वो क्या हो सकती है? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर यदि कोई बिंदुओं का समुच्चय होता है तो वहाँ से किसका निर्माण होता है? एक वृत्त का निर्माण होता है। लेकिन वृत्त की डेफिनेशन के साथ साथ इसका समीकरण भी आपके पास में होना चाहिए, और समीकरण आपके पास में है तो उसको ड्रॉ करना भी अपने को आना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? कैपिटल बी। हेडिंग नोट करना, वृत्त। इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले वृत्त का जो मानक समीकरण होता है, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो होता है बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये अपने पास में एक मानक समीकरण होता है जिसका यदि मैं त्रिज्या देखूं तो यहाँ पे क्या मिलेगी? स्मॉल आर। और यदि केंद्र बिंदु के निर्देशांक देखूं और केंद्र बिंदु के यदि निर्देशांक देखूं तो वो कितने होंगे? 0,0। वो क्या होंगे? 0,0। तो जब इस वृत्त का निर्माण करोगे, जब आप इस वृत्त की ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे तो जस्ट लाइक ये कैसी सी बनेगी? तो मैं इसका एक ज्योमेट्री भी बना देता हूँ। ये एक वृत्त का निर्माण होगा जिसका केंद्र बिंदु अपने पास में कितना है? 0,0, और जिसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है? स्मॉल आर। ओके, कोई पूछे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है तो आप बोलोगे 0,0। ठीक है, तो ये एक वृत्त का मानक समीकरण होता है। फिर सेकंड, दूसरा जो वृत्त का मानक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? आर स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त का क्या होता है? मानक समीकरण। कोई आपसे ये पूछे कि बेटा जी इसमें त्रिज्या क्या होती है तो आप बोलोगे स्मॉल आर। क्या होती है बेटा? स्मॉल आर। कोई आपसे पूछे कि इसमें केंद्र बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, केंद्र बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे तो आप बोलोगे h, k। क्या बोलोगे बेटा? h, k। अब इसमें थोड़ा बेसिकली आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आइडिया ये बता देता हूँ कि यदि वृत्त का समीकरण इन दोनों कंडीशन में नहीं दिया हुआ है तो क्या क्या करना है। यदि वृत्त का समीकरण इसमें भी नहीं है, वृत्त का समीकरण इसमें भी नहीं है, तो आपको क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। देखो, यदि वृत्त का समीकरण इस कंडीशन में आपके पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यदि इस कंडीशन में वृत्त का समीकरण है, कहने का मतलब देखो बेटा ये एक पूर्ण वर्ग या स्क्वायर फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक पूर्ण वर्ग और स्क्वायर फॉर्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर फॉर्म अपने को डायरेक्ट नहीं दिया गया है। तो यदि सीधा डायरेक्ट आपके पास में कोई क्वेश्चन है और आपको पता करना है कि ये वृत्त बनता है या नहीं बनता है, तो मान लो उस समीकरण में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने एक समीकरण मान लिया, अब इसमें क्या क्या स्पेशल ध्यान में रखना है वो सुनते जाइए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो वृत्त का समीकरण होता है ना, उसमें जो गुणांक होने चाहिए वो या तो इकाई होने चाहिए या फिर क्या हो सकते हैं, वो समान होने चाहिए। ये पहली शर्त है बेटा कि ऐसा कोई भी समीकरण मिल जाए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक या तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, वो समान होने चाहिए। समान होने का मतलब यहाँ 5 से गुणा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बेटा, 5 से गुणा है। तो या तो समान है तो ठीक है, वरना क्या बनाना आपको, उसको एक या इकाई बनाना है। इतना कर लिया। उसके बाद में इसका जो केंद्र का निर्देशांक होता है, केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं बेटा वो होते हैं माइनस का g और माइनस का f।
कितना होता है माइनस का g और माइनस का f। करना क्या आपको, x के गुणांक को -2 से भाग लगाना है, y के गुणांक को भी किससे भाग लगाना है, -2 से। जब आप इसको -2 से भाग लगाओगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना रह जाएगा -g, और इसको -2 से भाग लगाओगे तो कितना रह जाएगा -kf। फिर कोई आपसे ये पूछे कि इस स्थिति में आपकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा -g का होल स्क्वायर प्लस -f का होल स्क्वायर -c। ये त्रिज्या निकालने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। मैं वापस बोलता हूँ, यदि इस स्थिति में आपके पास कोई वृत्त का समीकरण दिया गया है और आपको ये भी नहीं पता कि ये वृत्त है या नहीं है, या तो क्वेश्चन में दे देगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप ये देखो इनके गुणांक समान हैं क्या, और समान है तो भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि आपने केंद्र बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं तो ठीक है, नहीं निकालें तो x और y के गुणांक को किससे भाग लगा देना, -2 से भाग लगा दोगे। ओके, त्रिज्या आपको निकालनी है तो जो केंद्र बिंदु के निर्देशांक है उनमें से जो अचर पदी समीकरण में प्राप्त होता है उसको वापस क्या कर देना, माइनस। तो फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा c, बिकॉज ये माइनस तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा प्लस, -c करो तो यहाँ से एक त्रिज्या आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया नोट में। नेक्स्ट, और क्या क्या ध्यान में रखना है आपको वृत्त में, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट नोट का नेक्स्ट पॉइंट, यदि वृत्त का कोई भी समीकरण आपको मिल जाए, यदि वृत्त का कोई भी समीकरण आपको मिल जाए तो जो त्रिज्या होती है ना वो बेटा इस समीकरण का जो दायां भाग होता है उसका अंडरवुड फॉर्म होता है, तो इसका अंडरवुड फॉर्म फिर भी कितना हो जाएगा r। और केंद्र बिंदु का जो निर्देशांक है, केंद्र बिंदु का जो निर्देशांक है उसको और कैसी कैसी स्थिति में अपन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, जो भी x के साथ में पूर्ण वर्ग में है, जो भी y के साथ में पूर्ण वर्ग में है, उनको आप 0 के इक्वल बना दो। उनको किसके इक्वल बना दो, 0 के इक्वल बना दो। तो यहाँ से 0 के इक्वल बनाया तो x का वैल्यू हो गया a और y का वैल्यू कितना हो गया बेटा 0। तो इसका जो सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इसका केंद्र बिंदु का निर्देशांक होगा, वो कितना हो जाएगा a,0। कितना हो जाएगा बेटा a,0। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। एक बार वापस देखो, यदि वृत्त का समीकरण आपको पूर्ण वर्ग फॉर्म में दिया गया है तो इनके ब्रैकेट वाले नंबर को आप 0 के इक्वल कर लो। जो भी आंसर आता है चर पद का वो इसका केंद्र बिंदु का निर्देशांक होगा, और दाएं पक्ष में, बराबर के दाएं पक्ष में, राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है, यदि वो स्क्वायर फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो उसका जो अंडरवुड आंसर होता है वही क्या होता है बेटा, इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, सपोज दैट यदि यहाँ पे स्मॉल r होता तो उस स्थिति में इसकी त्रिज्या कितनी होती, अंडरवुड r हो जाती। क्लियर। ये वृत्त के समीकरण के कुछ मानक फॉर्मूले थे जो आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना ज्योमेट्री रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा, परवलय। इसको बनाते हैं परवलय को। परवलय को आपने जहाँ तक पढ़ा है उसके 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जो 4 इसके भाग होते हैं वो एक निर्देशांक तल में बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा C पॉइंट, परवलय। परवलय। अब इसके अपने पास में 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है। मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड इसका जो फॉर्म होता है वो होता है बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। नेक्स्ट जो इसका फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं बेटा इसकी। ठीक है, अब इनको अपन ड्रॉ करने जाते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक तल का उपयोग करते हुए यदि अपन ने देखा तो ये किस साइड ओपन होगा या किस साइड बनेगा, कैसे ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पे x कौन सा दिया गया है, प्लस का। आपको वो चर देखना है जिसके ऊपर कोई घात नहीं है। तो इस पद के ऊपर कोई घात नहीं है तो ये नंबर किस में है, प्लस में। तो ये x की राइट साइड में ओपन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यदि मैं इसका ज्योमेट्री देखना चाहूँ तो ये ओपन किस साइड होगा बेटा, x की लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखा 0,0, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0,0। नेक्स्ट
यदि आप थर्ड वन का ज्योमेट्री देखना चाहोगे तो y कौन सा है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये अपर साइड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट का आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री बनेगा वो y के नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। ये होता है आपका x डैश y डैश, x डैश y डैश, x डैश y डैश, x डैश y, और ये कितना हो गया यहाँ पे y डैश हो गया बेटा। अब सबसे पहले आपको ये देखना हो कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना होता है इन 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको क्या करना है उसके लिए मैं कुछ आपको स्पेशल नोट दे देता हूँ। जिस पद के ऊपर स्क्वायर फॉर्म नहीं होता है उस टोटल को आप कंपेयर हमेशा किससे करोगे बेटा 4a से। तो मैं लिख देता हूँ, यदि आपको कहीं भी a का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, जिस चर पद के घात इकाई हो या एक हो उसके गुणांक को हमेशा 4a से तुलना करते हैं। उसकी किससे तुलना करते हैं बेटा 4a से तुलना की जाती है। ये साथ साथ में आप नोट करते जाइए, किससे तुलना हो जाती है 4a से तुलना हो जाती है। तो किसका मान अपने को फाइंड आउट होता है, a का वैल्यू मिल जाता है। तो जो a का वैल्यू मिल जाएगा अपने पास में, तो इसमें एक जो नेक्स्ट ज्योमेट्री भी दे अपन इंक्लूड करें तो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो x पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सपोज दैट इसमें यदि a का वैल्यू 1 है और कोई स्ट्रेट लाइन और दिया हुआ आपके साथ, जैसे x = 2 या x = 4 या फिर लेफ्ट साइड में दिया गया, तो थोड़ा सा स्थिति का निर्धारण हो जाता है कि इस a, पॉइंट 0 से वो लाइन स्ट्रेट लाइन राइट साइड में पास हो या फिर लेफ्ट साइड में। सबसे पहले आपको परवलय का मानक चित्र बनाना है, उसके बाद में ये देखना है कि इस मानक में वैल्यू ऑफ स्मॉल a कितना है। उसके लिए x पे जितनी घात, या तो x पे आपको 1 मिलेगी या y पे घात कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। उसका जो गुणांक है उसको किससे तुलना करोगे हमेशा 4a से। तो किसका वैल्यू फाइंड आउट होगा यहाँ से स्मॉल a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जो एक्सिस पे हो सकता है स्मॉल a और किस पे हो सकता है वो y एक्सिस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, नेक्स्ट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, y - a का होल स्क्वायर = 4ax। यदि इस कंडीशन का कोई भी आपको परवलय का समीकरण दिया गया है तो आपको देखना है कि ये पास किस साइड होगा और ज्योमेट्री में कहाँ बनाना है, कहाँ बनेगा ये कंप्लीट। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले तो बेसिक आइडिया आप इसको y एज्यूम करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा y² = 4x। ये तो कंफर्म पता चल गया यहाँ से कि ये कौन सी साइड ओपन होगा, राइट साइड ओपन होगा, कंफर्म पता चल गया। अब राइट साइड में इसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या रहेगी उसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखते जाओ बेटा। इसको आप 0 के इक्वल बनाओ, यहाँ से किसके इक्वल बनाना है, पहले 0 के इक्वल बनाओ। जब 0 के इक्वल बनाया मेरे पास में, तो y का वैल्यू आपके पास कितना हो गया a, y का वैल्यू कितना आ गया a। जब मैं a को वापस यहाँ पुट करूँगा तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0, इसका वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू भी कितना हो गया 0। मतलब x का वैल्यू 0 कब हुआ, जब y का वैल्यू आपने कितना पुट किया a पुट किया। अब ये पॉइंट आप वहाँ देखने जाओ, कौन कौन से पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। x का वैल्यू कितना था 0, जब y का वैल्यू आपके पास में कितना है a। अब ये पॉइंट यहाँ देखने जाओ आप, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू a। बेटा कंफर्म यहाँ मान लेता हूँ मैं, यहाँ हो सकता है। तो जब आप इस पैराबोला को बनाने जाओगे या परवलय को बनाने जाओगे तो ये परवलय ऐसे से कुछ ओपन होगा।
होगा नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो परवलय जो आपका बनेगा वो उसी पॉइंट से पास होगा और हमेशा गुजरेगा, क्योंकि वो पॉइंट उसकी क्या करेगा, सरकमफेरेंस या इसकी जो बाउंड्री है इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिकली आइडिया बता दिया। अब इसके बाद में मैं इसका एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, कैसा भी यदि क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है? तो अब साथ साथ में ज्योमेट्री बनाते जाइए। ये x, ये x डैश, ये y और ये कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट देखना बेटा, जब भी आपके पास में कोई परवलय का समीकरण है तो सबसे पहले आप ये देखो कि वहाँ पे x 0 हो रहा है या फिर y 0 हो रहा है। उनमें से किसी एक वैल्यू को 0 ले लो, जो बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा उसी बिंदु से परवलय हमेशा पास होगा, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको आप परवलय की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है उनमें कहीं अप्लाई कर लो तो आपके पास में ज्योमेट्री बन जाएगा। सबसे पहले दिए गए परवलय के मानक समीकरण में उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जाता है जो उसके मूल समीकरण को संतुष्ट करता है। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे जो इसके मूल समीकरण को क्या करेंगे बेटा, संतुष्ट करेंगे। नेक्स्ट, इस बिंदु के लिए सबसे पहले कोष्ठक में दिए गए शर्त को 0 के बराबर किया जाता है और वहाँ से दूसरे चर का भी मान ज्ञात किया जाता है। ये दो स्टेटमेंट बेटा आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट से आपको ये हेल्प मिलेगी, आपको ये सहायता मिलेगी कि वो परवलय कौन से बिंदु से पास हो रहा है। क्या करना है, सबसे पहले दिए गए परवलय में यदि आपको बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा। अब संतुष्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उस ब्रैकेट वाले या कोष्ठक वाले वैल्यू को किसके इक्वल करोगे बेटा, 0 के इक्वल करोगे, तो वहाँ से एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, सेकंड चर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो आपको उस पर्टिकुलर बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट हो जाएंगे। फाइंड आउट होने के बाद में उसको आप निर्देशांक तल में बना दो तो आपका एक परफेक्ट ज्योमेट्री वहाँ से बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा, नोट भी कर लिया होगा आपने मेरे साथ साथ। नेक्स्ट फिर मैं चलूँगा परवलय के लिए। नेक्स्ट मैं किसके लिए चलूँगा बेटा, परवलय तो अपना हो गया था, किसके लिए चलेंगे अपन, दीर्घवृत्त के लिए। दीर्घवृत्त जो होगा आपका वो एक सर्कुलरिक फॉर्म होता है बेटा, एक वर्ताकार ही सरफेस होती है, लेकिन उसमें जो x² और y² का गुणांक होता है वो क्या होता है, सेम होता है या अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यदि x² और y² का गुणांक आपके पास समान दिया गया है तो वो ज्यामिति तो बनती है वृत्त, और यदि अलग अलग दिया गया है तो वो ज्यामिति कौन सी बनती है, दीर्घवृत्त। ओके, तो सबसे पहले दीर्घवृत्त, सबसे पहले अपन दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं बेटा। इसका फर्स्ट बेसिक नोट क्या होगा, x² और y² के जो गुणांक होते हैं, x² और y² के जो गुणांक होते हैं वो इसमें समान नहीं होते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि x² और y² के जो गुणांक होते हैं वो समान नहीं होते हैं। दूसरा, समीकरण को भिन्न में परिवर्तित करते हैं, जो भी आपके पास में समीकरण है उसको भिन्न में परिवर्तित करते हैं।
किस में परिवर्तित करोगे बेटा? एक भिन्न में परिवर्तित करोगे। दूसरा, हर में जो भी मान है, हर में जो मान होते हैं उन्हें वर्ग के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट, समीकरण के दाएं भाग को हमेशा इकाई के बराबर रखा जाता है। ये उसमें 4 बेसिक पॉइंट है जो आपको कन्वर्ट करने। या तो दीर्घवृत्त का समीकरण आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो आप इन रूल्स को फॉलो करो और उसको चेंज करो। अब इसका जो मानक समीकरण आपके पास में होता है दीर्घवृत्त का, मानक समीकरण जो आपके पास में होता है वो ये होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वस टू 1। दायां भाग कितना बेटा? 1। यदि आप यहाँ पे लघुत्तम लेते हो तो b² किससे मल्टीप्लाई होता है? x² से। और y² किससे मल्टीप्लाई होता है? a² से। तो इनके गुणांक भी क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए ना। तो अलग अलग होते हैं तो वो कौन सी ज्यामिति होती है? दीर्घवृत्त होती है। अब यदि इसको ज्योमेट्री या निर्देशांक तल में बनाते हैं, निर्देशांक तल में बनाते हैं तो जस्ट अपने को ऐसा सा दिखेगा। इसमें ये बिंदु होता है a,0, ये वाला पॉइंट होता है -a,0, ये वाला पॉइंट होता है 0,b और ये वाला पॉइंट होता है 0,-b। बीच में जो आपका सेंटर होगा वो कितना होता है? 0,0। हो गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म को जब आपने देखा तो उसमें 2 अचर पद आपको मिल रहे हैं। एक तो कौन सा मिल रहा है बेटा? स्मॉल a, और एक कौन सा मिल रहा है? स्मॉल b। इनके लिए क्या ध्यान में रखना है? यदि a और b, यदि a का वैल्यू b से ज़्यादा है तो आपके पास में ये जो ओपन होगा उसकी जो अनुप्रस्थ या बड़ी वाली दीर्घ x होती है वो कौन सी होती है? x एक्सिस। तो जो दीर्घ x होगी, जो दीर्घ x होगी वो कौन सी होगी? हमेशा x होगी। दूसरा, यदि b का वैल्यू a से ज़्यादा है, यदि b का वैल्यू a से ज़्यादा है तो इसकी जो दीर्घ x है, इसकी जो दीर्घ x है वो कौन सी होगी बेटा? yx होगी। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? यहाँ पे दोनों अचर पद दिए गए हैं स्मॉल a और स्मॉल b। यदि स्मॉल a और स्मॉल b को देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है या कौन सी कम है। यदि आपके पास में a और b का वैल्यू इक्वल हो जाए तो यहाँ पे दीर्घवृत्त ना बन के ये दीर्घवृत्त हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? वृत्त में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी साथ साथ में ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद में यदि मानक समीकरण में आपको दिया गया है x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर, यदि इतना कुछ आपको दिया गया है, उस मानक समीकरण में आपको दिया गया है x - h का होल स्क्वायर और y - k का होल स्क्वायर, तो आप इनको 0 के इक्वल बनाओ तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? स्मॉल h। आप इसको 0 के इक्वल बनाओ तो यहाँ से स्मॉल y का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल k। ये जो h और k होते हैं ये बेटा इसके केंद्र बिंदु के निर्देशांक होते हैं। कौन से होते हैं? केंद्र बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अब केंद्र बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? h, k। क्लियर हो बेटा? अब मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ यदि अप्लाई करता हूँ तो बेटा यहाँ x के साथ में भी कोई नहीं है, यहाँ y के साथ में भी कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ एलिप्स इज ऑलवेज इज इक्वल टू कितना होता है? 0,0। यदि इन x और y के साथ में आपको ये वाली फॉर्म मिल जाए तो आप इनको 0 के इक्वल बनाओ। 0 इक्वल बनने के बाद में जो भी x और y का वैल्यू प्राप्त होता है वो क्या बताएगा अपने को? केंद्र बिंदु के निर्देशांक।
तो बेटा इस शर्त से तो आपको ये पता चल जाएगा कि दीर्घवृत्त का केंद्र यहाँ बनेगा, या x के पॉजिटिव पे बनेगा, या नेगेटिव बनेगा, या y के पॉजिटिव या y के नेगेटिव बनेगा। अब इसमें दीर्घ x कहाँ सबसे ज़्यादा बनेगा या कहाँ उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, ये आपको कंफर्म पता चल जाएगा स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू यदि आप आपस में कंफर्म इनका कंपेयर करोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका लघु x और दीर्घ x कौन सा है। इस वाली कंडीशन से आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि ये कहाँ केंद्र बिंदु इसका स्थित होगा, x एक्स के पॉजिटिव में होगा या फिर y एक्सिस के पॉजिटिव में होगा। तो ये कुछ बेसिक आइडियाज़ है बेटा, और क्वेश्चन में साथ साथ में अपन पता कर लेंगे और किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो बेसिकली आपको समाकलन से किसी क्षेत्रफल में क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 ज्योमेट्री मिलेगी। सरल रेखा मिल सकती है, वृत्त मिल सकता है, परवलय मिल सकता है, और क्या मिल सकता है बेटा, दीर्घवृत्त। अब ये कैसे कैसे बनेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब इनकी ज्योमेट्री बनाते हैं तथा ज्योमेट्री के साथ साथ इनका क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में जो क्षेत्रफल बनेंगे उनके लिए एक पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, ज्यामिति होनी चाहिए। ज्यामिति के लिए मेरे पास में 4 ऑप्शन है, इनमें कोई भी ज्यामिति अपन बना सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आपका कोई क्षेत्रफल निकालना है तो मैं उसको 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। 2 भागों का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट ए पे यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो एक सरल रेखा या कोई भी एक वक्र का समीकरण हो सकता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट पे निकालेंगे अपन। सेकंड पॉइंट अपना जो होगा उसमें होगा 2 वक्र एक साथ में रहेंगे, 2 वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल, इनका आप क्षेत्रफल निकालोगे। इसमें भी इनका क्या निकालोगे बेटा आप, क्षेत्रफल। सबसे पहले पॉइंट में अपन एक सरल रेखा लेंगे तथा कोई भी वक्र हो सकता है। दूसरे में अपन सरल रेखा को ले भी सकते हैं या फिर अपन एक से ज़्यादा वक्रों का वहाँ पे निर्माण करेंगे। इनके लिए कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहली स्टेप तो आपका क्या होगी, जब भी आपके पास में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो चाहे इस मीडियम का क्वेश्चन हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको समीकरण को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, समीकरण को आइडेंटिफाई करना है कि वो किसका समीकरण होगा। दूसरा आपको उसको ज्यामिति में बनाना है, उसकी ज्यामिति आपको निर्देशांक तल में बनानी है। कहाँ बनाओगे, निर्देशांक तल में बनाओगे। दूसरा भी पॉइंट हो गया। तीसरा मेरा पॉइंट रहेगा, यदि आपने ज्यामिति को बना दिया है तो अब आपको ये चेक करना है कि उसके प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं। क्या निकालोगी, उसके प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हैं। चौथा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको वहाँ पे ये ड्रॉ करना है कि छायांकित भाग कौन सा है। छायांकित भाग का मतलब ये होगा कि कौन सा ऐसा भाग होगा जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट में आपको क्या करना है बेटा, एक स्लिप यूज़ करनी है। यहाँ पे इस स्लिप का जो हिंदी वर्जन होता है वो होता है बेटा एक पट्टिका, स्मॉल पट्टिका का निर्माण करना है। ठीक है, यदि आप ये पट्टिका बनाने जाओगे तो ये हमेशा एक्सों से बनाओगे। इसका निर्माण किससे करोगे, एक्सों से। मैं क्यों बताना जा रहा हूँ बेटा, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो इस पट्टिका को आप एक्सों से निर्माण करोगे। ठीक है, ये पट्टिका हमेशा छायांकित भाग को स्पर्श करनी चाहिए। छायांकित भाग को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। फिर उसके बाद में एक वक्र पर एक ही पट्टिका होनी चाहिए, हो गया बेटा। उसके बाद में आपको लास्ट पॉइंट में क्या करना है, समीकरण बनाना है और उसका क्या करना है बेटा, समाकलन। ये कुछ मेरी बेसिक और शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था बेटा, एक समीकरण को आइडेंटिफाई करना है। जहाँ तक अपने जो अभी काम किया है उसमें अपन ने सभी समीकरण को आइडेंटिफाई कर लिए है। फिर उसकी ज्यामिति को आपको बनाना है, प्रतिच्छेद बिंदु देखने आपको, उसके बाद में छायांकित भाग देना है, फिर एक स्लिप डालनी है वहाँ पर। उस स्लिप से आइडिया हो जाएगा कि समीकरण का निर्माण कैसे से होगा, कौन से चर में होगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको समाकलन करना है। तो ये कुछ मेरे पास में बेसिक स्टेप्स थी,
शॉर्ट फॉर्म में, जिनको आपको माइंड में हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, अब मैं क्वेश्चन को फर्स्ट फॉर्मेट में कंप्लीट करूंगा और सेकंड फॉर्मेट में कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट फॉर्मेट आपके पास में दिया गया है, एक सरल रेखा या वक्र के समीकरण से क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन को साथ साथ ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपके पास में दिया गया है x इज इक्वस टू 4 और दूसरा दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वस टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वस टू 8x। मैंने अभी कोई ज्योमेट्री का नाम नहीं दिया कि कौन कौन सी ज्यामितियाँ, आपको पता चल जाएगा ये कौन होगा बेटा एक सरल रेखा और ये कौन होगा एक परवलय का समीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट काम में ले लिया आपने, दोनों को इनको पहचान लिया। फिर आपको इनकी ज्यामिति बनानी है। ज्यामिति बनाने के लिए आप एक निर्देशांक तल बनाओ, इनमें ज्यामिति को ड्रॉ करो। ये होती है y स्क्वायर इज इक्वस टू परवलय का समीकरण 8x, x इज इक्वस टू 4 से क्या जा रही है बेटा, लाइन पास होगी। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कौन सा x इज इक्वस टू 4। यदि कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो कितना होता है 4,0 हो गया बेटा। अब आता है कि इसमें छायांकित भाग कौन कौन सा है। छायांकित भाग कौन कौन सा है, तो छायांकित भाग बेटा ये वाला हो जाएगा। फर्स्ट चतुर्थांश में तो ये हो जाएगा और सेकंड चतुर्थांश में ये हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकालो। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दूसरे चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकालना है। इज इट क्लियर? अब आपको स्लिप डालनी है। इस स्लिप का आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। स्लिप के लिए मैंने बताया था कि ये अक्षों से स्लिप बनाओगे बेटा। इस परवलय को यदि मैंने बनाया है तो इसमें कौन सी एक्स काम में आ रही है, एक्स काम में आ रही है। तो यहाँ से एक स्लिप बना दो आप। स्लिप का मतलब एक संकीर्ण पट्टिका, जो समाकलन के प्रथम सिद्धांत से बनती है कि इस पट्टिका को काम में क्यों लेते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे भी पता चल जाएगा। तो मैंने एक्सों से स्लिप को बना दी। छायांकित भाग को ये स्पर्श करनी चाहिए, ये इस परवलय को बेटा स्पर्श कर रही है, हो गया। इसके बाद में मैंने बोला एक वक्र पर एक ही पट्टिका बनेगी। अब इसमें आप यहाँ से यहाँ देखने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बाउंड्री है, परवलय की। तो कितनी पट्टिका बनाएंगे अपन, एक वक्र है तो एक पट्टिका से अपना काम चल जाएगा। अब आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं इस पट्टिका की बात करूं तो इस पट्टिका की चौड़ाई यहाँ पे कितनी है बेटा, सपोज इट x पे, तो शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं इसको, dx। इसकी ऊंचाई या फिर लंबाई लूँ, वो किसके सापेक्ष चल रही है बेटा, y एक्सिस के सापेक्ष। तो मैंने इसके गुणा में क्या लगा दिया, y। तो इस पट्टिका से अपना एक समीकरण बन जाएगा। समीकरण बना लिया, वहाँ से उसका क्या निकालना है बेटा, समाकलन। तो एरिया अपने को निकालना है। यदि एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना होता तो मैं आपको सीधा डायरेक्शन इक्वेशन बना देता। दोनों का बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। क्यों? क्योंकि एक परवलय का जो डायग्राम या ज्यामिति होती है बेटा, वो एक्सों के सापेक्ष क्या होती है, सममित ज्यामिति होती है। सममित का मतलब क्या होता है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होगा उतना ही किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटा यहाँ से मैंने देखो बेसिकली आइडिया मैंने यहीं से लिया इस पट्टिका के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y डॉट ऑफ dx। ठीक है बेटा। अब y dx ये सिर्फ क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक किसका दिया गया है, एक पट्टिका का क्षेत्रफल है। लेकिन मुझे बेटा पट्टिका के क्षेत्रफल नहीं निकालना, मुझे तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो आपकी लोअर लिमिट होती है, जहाँ तक आपको क्षेत्रफल निकालना है वो आपकी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो एंड ए फॉर एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस 0 to 4 y डॉट ऑफ dx। ज़्यादा वक्र हो तो आप इनके नीचे लिखते भी जाइए। अब बेटा यहाँ पे जो स्लिप है वो किसको टच कर रही है, वो इसमें नीचे नाम लिख देना। ये स्लिप किसको टच कर रही है, यहाँ पे पैराबोला को। तो आप नीचे लिख देना यहाँ पे परवलय। इससे क्या आपको बेनिफिट होगा, परवलय से आपको y को रिप्लेस करना है। मैंने समाकलन को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे बताया था यहाँ पे दोनों चर क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो सेम बनाने के लिए आपने परवलय के समीकरण को क्या लिखा, y फॉर्म में चेंज करके देखा। तो y फॉर्म में चेंज करके देखा तो कितना हो गया, √8x और रेफरेंस ऑफ कितना हो गया बेटा, dx। एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to 4, 8 का अंडर रूट कितना होता है, 2 √2 मैं आउटसाइड में लिख देता हूँ। रिमेनिंग x की पावर 1/2, रेफरेंस ऑफ कितना हो जाएगा, dx। इसका समाकलन आप सेल्फ कर लोगे कंप्लीट।
समझ में आया बेटा? सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण को आइडेंटिफाई करेंगे अपन, दूसरा क्या करोगे, ज्यामिति बनाओगे, तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु देख लोगे, चौथा छायांकित भाग बनाओगे, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है स्लिप डालने वाला। यदि आपको स्लिप का कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जब अपने पास में दो वक्र दिए गए हैं तब इनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये मैंने यहाँ पे दो समीकरण ले लिए। आपको अच्छे से पता होगा ये दोनों समीकरण किसके हैं बेटा, परवलय के। इन परवलय की सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये परवलय की ज्यामिति का निर्माण करेंगे। दूसरा, मैं इनको बनाऊंगा निर्देशांक तल में। तो पहला परवलय तो सपोज दैट ऐसा सा बन गया। ये कौन सा बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। नेक्स्ट जो पैराबोला ओपन होगा वो वाई की अपर या पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। उसके बाद में आपको इसका छायांकित भाग देखना है। छायांकित भाग दोनों का कॉमन पार्ट बेटा ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो गया। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होता है। कभी भी कोई भी ज्यामिति आपके पास में हो और आपके प्रतिच्छेद बिंदु का यदि आंसर निकालना हो तो आप दोनों समीकरण को पहले देखना। दोनों समीकरण में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए ना, तो दोनों समीकरण से किसको हटा देना बेटा, y को हटा देना। यदि y की वैल्यू चाहिए तो दोनों समीकरण से आप किसको रिमूव कर दोगे, x को रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु मेरे को पहले चाहिए x एक्सिस पे, तो मैं इन दोनों समीकरण में से किसको रिप्लेस कर दूंगा बेटा, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा। यदि मैंने वाई स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस किया एक दूसरे समीकरण से तो मेरे पास में कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स का बिंदु मिल जाएगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जब दोनों समीकरण को आपने सोल्व किया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन अपन कंप्लीट यूज करेंगे। मान लिया कि जब दोनों को मैंने प्रतिच्छेद बिंदु आंसर निकाला तो ये बिंदु आ गया बेटा a,0। कौन सा आ गया, a,0। मैं वापस एक चीज को नोट करवा रहा हूँ आपको, इन दोनों समीकरणों से x और y दोनों का मान मत निकालिए आप। कौन सा बिंदु निकालना है आपको, एक्सिस पे देखना है तो x का ही निकालो, y की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिंदु कितना होगा, 0। यदि आपको y एक्सिस के अलोंग बात करनी है तो आप इसमें से x नहीं निकालिए, कौन सा निर्देशांक निकालो, y का। दोनों मत निकालो बेटा, टाइम ज़्यादा यूज होगा। ओके, तो सपोज दैट मैंने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे समीकरण कौन सा आ गया आपके पास में, समीकरण से कौन सा मान आ गया, एक्सिस का मान आ गया, जिनको आपने एक्स एक्स पे प्लॉट कर दिया a,0। फिर उसके बाद में छायांकित भाग भी आपने कर लिया। उसके बाद में आता है स्लिप वाला कॉन्सेप्ट। ये वापस समझ लेना, यहाँ से स्लिप कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। स्लिप डालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अक्षों से स्लिप को बनाओ आप। सबसे पहली स्लिप तो मैंने इस एक्स से ये बना दी। अब यदि बीच वाला भाग चाहिए तो मैंने सेकेंड स्लिप बेटा यहाँ पे डाल दी। समझ में आ गया, अक्षों से स्लिप का निर्माण होगा, बीच में कहीं भी स्लिप नहीं बनेगी आपकी किसी भी ज्यामिति में। अब ये देखो, यदि मैं देखना चाहूँ कि इस बड़े वाली स्लिप से यदि क्षेत्रफल निकालूं तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि छोटी वाली स्लिप के कॉन्सेप्ट्स में क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा और इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो ये बीच में जितना भी छायांकित भाग दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं बेसिकली एक समीकरण बना देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, 0,0 से कहाँ तक जा रहे हैं अपन, A पॉइंट तक जा रहे हैं। पहली स्लिप यही है बेटा, तो इसकी यदि अपन लंबाई देखने जाएंगे तो कितनी होगी, y, और चौड़ाई कितनी होगी, dx। तो कितना होगा, y डॉट ऑफ dx। अब ये कौन से परवलय को टच कर रही है बेटा, इस परवलय को टच कर रही है, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। फिर क्या करना आपको, माइनस, फिर नेक्स्ट 0 to a, वापस उसी कर्व को एक ही स्लिप टच कर रही है बेटा। मैंने एक पॉइंट और दिया था, एक स्लिप एक ही वक्र को टच करेगी। यदि मैंने बड़े वाली स्लिप को देखा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक ही ज्यामिति या परवलय को स्पर्श कर रही है। ऐसे ही ये वाली स्लिप अलग ज्यामिति को स्पर्श कर रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, लंबाई तो फिर भी इसकी कितनी हो जाएगी, y, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, dx। तो यहाँ पे कितना हो गया, y डॉट ऑफ dx। इसका समीकरण यदि अपन देखने चाहेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y।
अब तो बहुत सिंपल है, आपको इस समीकरण से यहाँ पे y को रिप्लेस करना है और इस समीकरण से किसको रिप्लेस करना है बेटा, y को। इस वाले क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस। यदि माइनस करोगे तो बीच में जितना भी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ज्यामिति लेता हूँ, इसको आप बना लो, बेसिकली आप कंप्लीट कर लेना इसको। नेक्स्ट, यदि मैं एक से ज़्यादा स्लिप अनेक वक्रों को टच कर रही है तो उस कंसेप्ट के लिए एग्जाम्पल कर रहा हूँ। नेक्स्ट माय थर्ड क्वेश्चन, एक समीकरण दिया गया है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा मेरा समीकरण दिया गया है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर फॉर्म भी आप ले सकते हो क्योंकि 1 का होल स्क्वायर कितना हो सकता है, 1। समझ में आया बेटा। सबसे पहले आपने देखना चाहा तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक दोनों में क्या एक समान, तो किसकी ज्यामिति बनेगी, ये वृत्त का निर्माण होगा। अब वृत्त बनाने के लिए आपके पास में क्या है, यहाँ से देखने जाओ, केंद्र बिंदु कितना आएगा 0,0, त्रिज्या कितनी आएगी 1, तो केंद्र बिंदु आपके पास में आएगा 0,0 और त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 1,0। इसी प्रकार आपके पास में यहाँ पे केंद्र बिंदु कितना आएगा 1,0 और त्रिज्या कितनी आएगी बेटा वही वापस 1। तो इसमें जो केंद्र बिंदु आपके पास में आएगा उसमें कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,0 और इसकी त्रिज्या वापस कितनी होगी 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,0, क्योंकि त्रिज्या एक पहले से एक पहले यहाँ पे आ गया, तो अब त्रिज्या कितनी मिल जाएगी आपको, उस पॉइंट पे चले जाएंगे तो कितना होगा 2,0, लेकिन त्रिज्या वापस कितनी रहेगी 1। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। आ गया समझ। सबसे पहले आपको ये बेसिक पॉइंट का वैल्यू पता होना चाहिए प्रतिच्छेद बिंदु का। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि मैं यहाँ से यहाँ तक स्लिप यूज करूँगा तो ये इस वाली वृत्त की परिधि को स्पर्श करेगी। यदि यहाँ से यहाँ तक वृत्त की परिधि देखूंगा तो इस वाले वृत्त की परिधि होगी, इसको कौन सी स्लिप यूज करेंगे, दूसरी स्लिप से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब आपके पास में दो अलग अलग वक्र हैं तो उनको बनाने के लिए स्लिप भी कितने काम में लेते हो आप, 2 स्लिप या 2 संकीर्ण पट्टिका काम में लेंगे। अब आपको ये इसका बीच का बिंदु निकालना है कि कौन सा पॉइंट होता है। सपोज दैट यदि मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला तो यहाँ पे आ गया 1,2 देन 1 डिवाइडेड बाई 2, 0, हाफ एंड 0 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा बेटा वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, यदि आप नीचे वाले पोर्शन को नहीं ले रहे हो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो तो आपको ट्वाइस यूज नहीं करना है। तो यहाँ से कितना होगा 0 to 1/2, तो आप फर्स्ट स्लिप पे वर्क करोगे और 1/2 से नेक्स्ट स्लिप पे आप वर्क करोगे, 1/2 से नेक्स्ट स्लिप पे आप वर्क करोगे। समझ में आ गया। इसमें स्लिप देखोगे तो कितनी होगी y और ये कितना होता है dx, तो ये कितना होगा y डॉट ऑफ dx और ये भी कितना हो जाएगा y डॉट ऑफ dx। ये कौन से वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है बेटा, इस वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है फर्स्ट वाला। तो इसका मानक समीकरण को आप नीचे लिख दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी आप नीचे लिख दीजिए कौन सा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया बेटा। इन दोनों से अपन क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे। जब अपने पास में दो अलग अलग बाउंड्रियाँ दी गई हैं तो उन पे अलग अलग पट्टिकाओं का निर्माण या स्लिप का निर्माण करेंगे। उसके आगे अपने पास में एक समीकरण बनेगा और वहाँ से एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने कुछ वक्र और सरल रेखा की ज्यामिति बनाई है और उनका क्षेत्रफल आपने निकाला है। कल क्या करेंगे बेटा, अपन कल की क्लास में इन्हीं ज्यामितियों के अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल की पूरी क्लास बेटा क्षेत्रफल पे जाएगी। कल मैं आपको कुछ स्पेशल नोट्स दूंगा कि ऐसी ज्यामिति आने पे आपको कुछ ये स्पेशल पॉइंट नोट करना, ऐसी ज्यामिति होने पे आप ये स्पेशल पॉइंट नोट करना, या कुछ परफेक्ट ज्यामिति होती है बेटा इन ट्राइंगल फॉर्म में, तो उनका ट्राइंगल फॉर्म से आप समाकलन से उनका एरिया नहीं निकाल के डायरेक्ट किससे निकाल सकते हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो। आपके पास में आंसर निकल जाएगा। कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेटा यहाँ पे 2 वृत्त दिए गए हैं, 2 वृत्तों को यदि एक वृत्त का यदि अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला कितना होता है वृत्त के क्षेत्रफल का πr²। तो बेटा आप इतना प्रोसेस यूज नहीं करोगे कभी किसी क्वेश्चन में। मैं आपको स्पेशल पॉइंट बताऊंगा तो उनमें वो बातें भी कल की क्लास में क्लियर होगी कि आप πr² से डायरेक्ट इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हो या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको स्पेशल नोट्स दूंगा। तो कल की क्लास को बेटा आपको मिस नहीं करना है। कल इसमें बेसिक स्पेशल पॉइंट्स रहेंगे जिनको अपन क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।